सो डेटा स्ट्रक्चर्स एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सारे ही इंटरव्यूज़ के पहले राउंड में पूछा जाता है। तो हम कल जहां हमने लीव आउट किया था हम वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। सो पहली बात तो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यूज़ के फर्स्ट राउंड में एंड देन इन योर कोडिंग पैटर्न्स वो रिफ्लेक्ट होता है। आप अगर डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझते हो तो बेसिकली आप कंप्यूटर साइंस की पजल अच्छे से समझते हो, कोडिंग की पजल अच्छे से समझते हो, और अगर आप पजल अच्छे से समझते हो तो आप उतना अच्छा ही कोड करते हो। डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए ही नहीं, इंटरव्यूज क्रैक करने में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। पहले राउंड में ये डेटा स्ट्रक्चर्स ही पूछा जाता है, बट आफ्टर दैट इवन फॉर योर फर्दर कोडिंग पैटर्न्स, फॉर रियलाइजिंग हाउ टू यूज मेमोरी एफिशिएंटली, जब भी आप कुछ डेटाबेस में सेव कर रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं दो सिस्टम्स आपस में, तो उस टाइम पे डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू सेव मेमोरी इन रन टाइम एट अ वेरी लार्ज स्केल। सो एट टाइम्स इट इज़ हैपनिंग दैट हमारा फ़ोन छोटा सा है जिसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं है शायद। अभी तो रैम्स बहुत सारे आ गए हैं, लाइक बड़े फ़ोन्स में 16 GB रैम और काफ़ी अच्छे रैम्स के फ़ोन आ गए हैं। बट कभी एक टाइम था जब हमारे पास 1 GB 2 GB रैम था और उस टाइम भी हमको ऑपरेशंस करने होते थे, तो उस टाइम पे मेमोरी बहुत ही रिजर्व्ड होती थी। और उतनी कम मेमोरी में, सपोज आपका जो छोटा वाला फ़ोन होता था नोकिया, उसमें शायद कुछ MBs में मेमोरी होती थी, और उतने में आपके सारे कॉन्टैक्ट्स स्टोर करना, सारा डेटा स्टोर करना, सारी इमेजेस वगैरह जो आप देखते थे स्क्रीन पे वो स्टोर करना, सब स्टोर करके रखना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। बट अब आपके फ़ोन्स में एंड्रॉयड फ़ोन्स हो गए, एप्पल आईफोन्स हो गए, इनमें बहुत सारे GB मेमोरीज होते हैं। ये सारे मेमोरीज जो हैं एक तरह से आपको कंज्यूम करने में यू हैव लॉट ऑफ मेमोरी, और उसको कंज्यूम करने में आपको काफ़ी टाइम लगता है। आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी बड़ी ऐप आप रन कर सकते हो, काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स भी खेल सकते हो, डोटा जैसे गेम्स भी आप फ़ोन पे खेल सकते हो। तो अभी मेमोरी हमारे पास एफिशिएंट है, इनफ है, और मेमोरी एलोकेशन की उतनी दिक्कत नहीं है। बट स्टिल अगर आप रन टाइम पे मेमोरी को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं करते, सेव नहीं करते, तो उस वाली मेमोरी में भी क्रैश आने लगते हैं। कई बार आपका फ़ोन में मेमोरी क्रैश आ जाता है या आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाता है। कई बार आपके फ़ोन में आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाता है, मेमोरी क्रैश होने लगती है। तो ये सारे रीजंस उसी वजह से होते हैं कि मेमोरी में काफ़ी ज़्यादा डेटा आ गया है और हमारे फ़ोन के पास उतनी मेमोरी नहीं है। सो इसी वजह से सबसे पहले जो चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए वो डेटा, पहले तो कि एक सिस्टम के अंदर कितनी मेमोरी है, और दूसरी चीज़ डेटा स्ट्रक्चर्स सॉफ्टवेयर साइड पे हमारी मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करने में, हमारे ऐप को उस मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करने में हेल्प करते हैं। अब आइए समझते हैं कि कल हमने पढ़ा था कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, विच आर लाइक एरेज, लिंक लिस्ट, क्यूज और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि क्या होते हैं। Okay, so let me revise a few things that we studied yesterday. I think the best part is that we have arrays. Okay. ठीक है. So अभी के लिए what we have. So we'll start with few data structures. So we have arrays. Then we have linked list. We have stacks and queues. We have trees. And we have graphs. So these are the very basic data structures that you are going to study right now. अभी के लिए we'll just understand what they are in brief. कल हमने इसी बारे में डिटेल में पढ़ा था अपने चैप्टर्स में, अभी मैं इनको एक बार फिर से पढ़ता हूँ. I'll add heaps also to this section. Okay. So now what are arrays? Arrays are like कोई भी objects अगर अगल बगल place करके रखे जाते हैं तो वो arrays होते हैं. So these are like all these arrays, इनके दो requirements होते हैं. पहला तो these should be of some like of the same type. So जो सारे elements हैं, element 1, 2, 3, 4, 5, इन सब का type जो है वो same होना चाहिए. Second, they are basically consecutively placed, adjacently placed. वो अगल बगल place होते हैं. ये इसके बगल में होना चाहिए, ये इसके बगल में होना चाहिए, ये इसके बगल में होना चाहिए, ये इसके बगल में. और ऐसे ही नहीं,
बेसिकली ये मेमोरी में भी, अगर मेरी मेमोरी, जैसे हमने कल थोड़ा सा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, अगर ये मेरी मेमोरी है, और मेमोरी बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक मैथ की कॉपी जैसा होता है, एक चेस बोर्ड जैसा होता है, जिसमें हर मेमोरी लोकेशन को एक मेमोरी एड्रेस होता है। तो ये 0x1, 0x2, 0x3, अभी हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये सारे इसके जो है मेमोरी एड्रेस है, एंड सो ऑन। ये जो डेटा है ये सारा मेमोरीज पे सेव होगा अगल बगल। तो पहला डेटा सपोज 1 मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, तो दूसरा 2 मेरा जो है यहाँ से लेके नेक्स्ट 4 बाइट्स पे आएगा। नेक्स्ट 4 बाइट्स में आएगा। सिमिलरली तीसरा मेरा अगेन उसके एडजेसेंट जो नेक्स्ट 4 बाइट्स होंगे वहां आएगा, और 4 फिर मेरा यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। सो इट इज लाइक ये सारा डेटा मेरा मेमोरी में अगल बगल प्लेस होता है। सिंपली अगर मैं बात करूं लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट भी कुछ मेमोरी जैसा ही होता है, एरे जैसा ही होता है, बट इसमें सारे जो नोड्स होते हैं वो एक दूसरे के अगल बगल नहीं सेव होते मेमोरी में। ऐसे तो ये सारे अगल बगल ही दिख रहे हैं, बट मेमोरी में ये अगल बगल नहीं सेव होते। अगर ये मेरी मेमोरी है तो इसमें पहला डेटा मेरा यहां पे सेव होता है, सपोज दूसरा मेरा हो सकता है कि 0x10 पे सेव हो, विच इज लाइक दिस। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दूसरा पहला डेटा मेरा हो सकता है यहाँ पे सेव हो, दूसरा मेरा यहाँ पे सेव हो, देन मेरा हो सकता है 0x9 यहाँ पे सेव हो, एंड देन 9 इज बेसिकली कनेक्टेड टू 0x3 अज्यूम, तो ये फिर इसका नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे सेव हो। तो इसमें बेसिकली हमारा डेटा एक लाइन से नहीं सेव होता, बट ये लिंक होता है मेमोरी में। तो पहला मेमोरी एड्रेस, और मैं एक मेमोरी टेबल के थ्रू, एक टेबल होती है जिसमें मैं प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर सेव करता हूँ, जो मेमोरी मैपिंग टेबल होती है, और वो बेसिकली मेरा प्रीवियस और नेक्स्ट भी एक मैप करके रखती है। और ये जो टेबल मैं डिजाइन करता हूँ इफेक्टिवली, ये डिजाइन करता हूं मैं इसके नोड के स्ट्रक्चर से। अभी मैं पढ़ूंगा लिंक लिस्ट के बारे में वो कैसे करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं अभी कि लिंक लिस्ट बेसिकली एक ट्रेन के डब्बों की तरह होती है जिसमें सारे डब्बे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नाउ वी कम टू ट्रीज, वी कम टू डबल लिंक लिस्ट। लेट मी ऐड डबली लिंक लिस्ट एज वेल। डबली लिंक लिस्ट ऑल्सो इज अ लिंक काइंड ऑफ लिंक लिस्ट। पूरा डिलीट। Now coming back to trees, doubly linked list. So doubly linked list is like linked list only, but इसमें क्या होता है कि हमारे सारे nodes एक दूसरे से connected होते हैं, ये वाला इससे, ये वाला इससे, and then इनका previously भी एक दूसरे से connected होता है। It's like कि आगे वाला node पीछे से भी connected होता है। So it's like 1 is connected to 2 and 2 is connected to the 1 as well. Now 2 is connected to 3 and 3 is connected to 2 as well. So this is like doubly linked list. इसमें एक start pointer होता है, एक end pointer होता है। Now इसी में अगर मैं इस वाले, ये जो मेरा छोटा सा वो है नोड है, नाउ इफ आई सी, अगर मुझे एक नोड ये चाहिए एंड देन इसका ये पॉइंटर तो 2 से कनेक्टेड हो, ये पॉइंटर मेरा किसी प्रीवियस नोड से कनेक्टेड हो, एंड देन इसके भी पॉइंटर्स आगे किसी और से कनेक्टेड हो, और फर्दर ये भी जो है किसी और से कनेक्टेड हो। विच इज लाइक हम दोनों डायरेक्शन में, ये हमारी रूट नोड है, दिस इज द रूट नोड, इसको 0 भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली हमारे अपने लेफ्ट और राइट आर्म्स को अलग अलग डायरेक्शंस में एक्सपैंड कर रही है।
इस केस में अगर हम देखें तो ये भी एक तरह की लिंक लिस्ट है, बट इसमें कई सारे लिंक लिस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सपोज 0 से ये 1 कनेक्टेड है, देन 1 से 2 और 3 कनेक्टेड है, 2 से 4 और 5 कनेक्टेड है, 3 से 6 कनेक्टेड है। देन अगेन आर राइट साइड पे 0 से 7 कनेक्टेड है, 7 के बाद इनको नंबर कर देते हैं 8, 9, 10, 11 एंड देन ये लाइन से 12 कनेक्टेड है। सो अगर हम देखें तो ये एक तरह का मेरा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें दोनों साइड्स में मेरे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो रूट मेरा लेफ्ट साइड में भी कनेक्टेड है और राइट साइड में कनेक्टेड है, विच इज लाइक एक नॉर्मल लिंक लिस्ट में सिर्फ एक पॉइंटर होता है, बट डबली लिंक लिस्ट में भी मेरे दो पॉइंटर होते हैं, पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर 2। जो एक पॉइंटर मेरा जो आगे वाले नोड से कनेक्ट करता है, दूसरा मेरा पीछे वाले से। जैसे इसका ये आगे वाले से कनेक्टेड है और ये मेरा इसके पीछे वाले नोड से कनेक्ट करता है, प्रीवियस पॉइंटर। नाउ सिमिलरली अगर मैं ट्री की बात करूं तो ट्री में भी मेरा हर नोड पे दो पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर 1, पॉइंटर 2। पॉइंटर 1 मेरा लेफ्ट वाले नोड से कनेक्ट करता है और पॉइंटर 2 मेरा राइट वाले नोड से कनेक्ट करता है। तो अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि लिंक लिस्ट डिजाइन करने में मुझे बस एक पॉइंटर चाहिए, डबली लिंक लिस्ट डिजाइन करने में मुझे दो पॉइंटर्स चाहिए, और ट्री डिजाइन करने में मुझे 3 पॉइंटर्स चाहिए। सॉरी, 2 ही पॉइंटर्स चाहिए, बट दे आर लाइक ऑफ डिफरेंट सॉर्ट। सो ये वाला पॉइंटर मेरा लेफ्ट को नोड पॉइंट करेगा, ये वाला राइट को। इसमें ये वाला पॉइंटर मेरा प्रीवियस को पॉइंट करेगा और ये वाला मेरा नेक्स्ट को। अभी ये पॉइंटर्स हम कैसे लिखेंगे अभी हम समझेंगे। वील अंडरस्टैंड इट इन पाइथन, वील अंडरस्टैंड इट इन जावा। हम थोड़ा सा डिफरेंस लेंगे, बट मेनली इस क्लास में कोडिंग लैंग्वेज का उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग बिकॉज लॉजिक्स समझना ज्यादा जरूरी है और हम लॉजिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, और जो भी हम कोड समझेंगे वो इजिली राइटेबल होगा इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ओके सो एक बार अब मैं पहले लिंक लिस्ट एरेज के 4 फंक्शंस डिफाइन कर देता हूं। ओके इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं क्या, इसको ऐसा कैसा? इरेज ही करना पड़ेगा। ओके ठीक है, ठीक है। ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एरेज में क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे, और क्या क्या हम बेसिकली एरेज के साथ कर सकते हैं। तो एरेज में बेसिकली हमारे 4 तरह के फंक्शंस होते हैं। आप ये याद रखें, CRUD CRUD बेसिकली इज फॉर इंसर्ट और क्रिएट। Read is basically to get. Update is to again insert, आप कह लो insert इसमें भी होता है, insert at end और beginning, and this is like inserting at in middle, and then D is for deleting or removing. So these are the 4 operations that you can basically do on an array. So let's see how can we do and what are the basic sorts in which we can do, we can accomplish these functions in an array. So first of all, let's understand array में. So let's write, how do we write an array? Python में we basically write an array like this. A is equal to simply defining, that is all. So this basically defines an array and इसका कोई size नहीं होता at the run time. So इसको size देने के लिए अगर हमको size देना है और किसी डेटा टाइप में, मतलब इसका ये डेटा टाइप जेनरिक होता है। सो इस स्टेटमेंट के साथ वी कैन डिफाइन एन अरे एंड दिस अरे इज ऑफ वेरिएबल साइज। नाउ इफ सपोज आई वांट टू डिफाइन अरे विद वैल्यूज, आई सिंपली राइट दिस
And if suppose I want to define a blank array of size n, I simply write 0 into n, and n may be having some value initially. It can be 9, 10, 15, 20, anything. Abhi in Java we have a separate way to define an array, wherein we first of all mention the data type. Int a is equal to new int 10. अब इसमें what we do basically, we initialize the array. अगर मुझे कोई array initialize करना है, so we basically write, possibly I may use the wrong syntax, but I think it is something like this: 1, 2, 3, 4, and then we do this. So I think this is probably the way in which we define an array. Is it something like, I think this, or I'm not sure. Let me check this thing. या तो हम यहाँ पे भी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, either sometimes. इसको मैं कर देता हूँ 3 और यहाँ पे 1, 2, 3, और either we define it something like this: a is equal to either 1, 2 or 3. There is some way, कुछ syntax है, I'm not very sure about this, but yeah. So this is the way, I mean, in different languages we define the array. So defining the array is a very simple thing. We basically assign some values to the array on the go, and it creates an array in the memory. The memory structure again has to be in some way, it has to be contiguous. So जो भी मेरा 1, 2, 3 elements होंगे, वो मेरे memory में side by side save होंगे. So as I said, programming language will not make the difference. The way you are doing things logically are going to create the difference. Now, coming to the next part. यार ये थोड़ा पंगा हो जाएगा नहीं तो. नहीं, लैपटॉप पे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा ना. लैपटॉप तो कुछ है ही नहीं, जो लिख रहा हूँ लैपटॉप पे है ही नहीं. वो ऐसे ही चल रहा है ना. हाँ पंगा है ना. मुझे चाहिए लैपटॉप पे है. ओके, नो इश्यूज, लेट्स क्लीन इट अप. ठीक है. सो if suppose I am writing an array, first of all I need to traverse the array in all the cases. So let's understand ki how do we traverse an array, or how do we walk through an array. If this is an array, we basically traverse the array using some kind of loop. So here I'll be using the for loop in Python language. But as I said, कि the loop writing syntax may vary from language to language, but these are simple syntaxes and these are understandable. So just understand the logic first. यहाँ पे हमने I is equal to 0 को initialize किया, पहले initial value दे दी, then हमने I is less than some kind of value होना चाहिए, but यहाँ पे क्योंकि हमें अगर ये array मेरा है 1, 2, 3, 4, 5 जिसका साइज 5 है, ये 5 लेंथ का एरे है, सो यहाँ पे मुझे i is less than equal to एरे का साइज रखना है, which is like 5, एंड मुझे एरे ट्रैवर्स करना है स्टेप बाय स्टेप. तो मैं पहले 0th सबस्क्रिप्ट और 0th इंडेक्स को एक्सेस करूंगा जिसपे मेरी वैल्यू 1 पड़ी हुई है, देन मैं फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करूंगा जिसपे मेरी 2 वैल्यू पड़ी हुई है, देन मैं थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करूंगा, सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करूंगा जिसपे मेरी वैल्यू 3 पड़ी हुई है, देन थर्ड इंडेक्स को जिसपे मेरी वैल्यू 4 है, एंड देन फोर्थ इंडेक्स को जिसपे मेरी वैल्यू 5 है. अभी इसके लिए लेट्स सी, अगर ये एरे मेरा A है, देन व्हाट, लेट्स डू समथिंग, लेट्स एक्सेस दिस A ऑफ I. अब A ऑफ I में मेरा वैल्यू, जो भी I का वैल्यू होगा वो डिफाइन करेगा कि मेरा A ऑफ I में क्या वैल्यू है. तो स्टार्टिंग में मेरा I 0 असाइंड है, I 0 असाइंड है तो A ऑफ 0 मेरा 1 देगा. I 1 हो जाता है तो A ऑफ 1 मेरा 2 देगा. I 2 हो जाता है तो A ऑफ I मेरा 3 देगा. I 3 हो जाता है तो A ऑफ I मेरा 4 देगा. I 4 हो जाता है तो A ऑफ I मेरा 5 देगा. दिस इज बेसिकली गोइंग टू चेंज विद ईच इंक्रीजिंग इंडेक्स. नाउ अब AI जब I 0 था, एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा. I मेरा जब 0 था तो A ऑफ I मेरा क्या था, I मेरा 0 था तो A ऑफ I मेरा था 1.
जब i की वैल्यू 1 होगी तो a ऑफ i मेरा हो जाएगा 2। जब i की वैल्यू फिर से ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस चलेगा, 2 होगी तो i 2 सेकेंड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 3। देन अगेन ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 3 होगी और a ऑफ 3 पे कौन सी वैल्यू है, 4। फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू होगी 4 और a ऑफ 4 पे कौन सी वैल्यू है, 5। सो दिस इज हाउ माई एरे इज ट्रेवर्स्ड। नाउ अब इस i की वैल्यू के a ऑफ i की वैल्यू के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन प्रिंट इट, लेट मी प्रिंट द वैल्यू। और जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, सो इट बेसिकली शोज अप 1 2 3 4 5। दिस इज माई एरे का आउटपुट। लेट्स सी फर्दर। इफ सपोज आई वांट टू do some operations on it, suppose I want to increase or I want to add a square of each element at its location। मैं इस array में हर element के location का हर element का मैं square insert करना चाहता हूं। तो ये array जो है मैं चाहता हूं इसमें convert हो जाए। 1 का square क्या होता है, then 2 का square, 3 का square, 4 का square and 5 का square। अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए मुझे हर एरे का स्क्वायर उसी लोकेशन पे इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली राइट a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i इंटू a ऑफ i। तो a ऑफ i पे जो वैल्यू थी मैंने उसको रिप्लेस कर दिया a ऑफ i के स्क्वायर से। सो a ऑफ i इंटू a ऑफ i को मैंने सेव कर दिया a ऑफ i की लोकेशन पे। इस तरह से मेरा ये एरे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस वाज अ सिंपल ऑपरेशन जिसमें मैंने एक एरे को ट्रैवर्स किया और उस पर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई किए। और इस ऑपरेशंस को बेसिकली जो चीज डिफाइन कर रही है वो है ये है मेरा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक किसी भी लूप का, ये है मेरा कंडीशनल ब्लॉक एंड देन ये है मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि मेरा लूप वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करता रहता है। नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट कि अब मुझे किसी nth इंडेक्स को एक्सेस करना है। तो अगर मुझे nth इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है या ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है, तो मैं बेसिकली ये मेरा एरे है, तो मैं इसकी अगर मुझे थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करना है तो आई कैन इंडेक्स एक्सेस लाइक दिस, सॉरी I can access the index like this. Sorry, this is the fourth index. 3 will be the fourth index. So जो हमारा इंडेक्स का पोजीशन होता है, सबस्क्रिप्ट जो पोजीशन होती है हमारी एक्चुअल में, वो इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट जो है उसकी हमारी -1 होती है। तो फोर्थ इंडेक्स विल बी एट थर्ड पोजीशन। फर्स्ट वैल्यू जो होगी हमारी a ऑफ 0 पे होगी, सेकेंड वैल्यू हमारी a ऑफ 1 पे होगी, थर्ड वैल्यू हमारी a ऑफ 2 पे होगी। सिमिलरली फोर्थ वैल्यू हमारी जो है a ऑफ 3 पे होगी, वेयर 3 इज द इंडेक्स। कमिंग टू द पॉइंट कि ये एरे का हमने अभी तक ट्रैवर्सल देख लिया। अगर मुझे ये एरे अब रिमूव करना है, तो मतलब एरे में से कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो मैं कैसे रिमूव करूंगा। तो सपोज ये मेरा एरे है, इसमें मेरे वैल्यू सेव्ड हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब इसमें से मुझे 30 को रिमूव करना है, आई हैव टू डिलीट इट। इफ सपोज आई हैव टू डिलीट इट, सो पहली कंडीशन जो हमारे एरे की प्रॉपर्टी है वो होती है कि सारे एलिमेंट्स हमारे अगल बगल सेव होने चाहिए। सो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के टाइम जब मेरी मेमोरी एलोकेट होती है तो उसमें ये 10, 20, 30, 40 एंड देन 50 मेरे ऐसे सेव्ड होते हैं। अब मुझे जब 30 को रिमूव करना है मेरे एरे से, तो जब ये रिमूव होगा, अज्यूम मैंने इसको रिमूव किया,
अगर मैंने इसको रिमूव किया तो बेसिकली यहाँ पे एक गैप आ जाएगा, एक स्पेस आ जाएगा, और ये जो मेरी कॉन्टिन्यूटी थी वो मेरी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। जो मैं सारे एलिमेंट्स अगल बगल प्लेस करके सेव कर रहा था वो मेरा कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा, विच बेसिकली ब्रेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे। नाउ if this breaks the property of an array, so this is not an array now, so what do I need to do? I need to, this is the memory representation basically, तो memory में जैसे element saved है वहां पे ये property break हो रही है। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे elements को, जो भी element delete किया है उसके बाद के सारे elements को एक position पहले shift करना है। So what will I do? I will shift this element here and then I will shift this element at this position. So this is how I basically change the architecture, change the structure of the memory and maintain the property of an array. So let's see how do we do this. I'll basically run the loop from, suppose I'm running the loop from for I is equal to 0 to I is less than n, I plus plus. Then I basically have to delete the third element. Assume ki k is the element that I have to delete and k is equal to 3. So I have to delete the third element, which is the second index. Third element मेरा first element, second element and third element. Third element मेरा present है second index पे. अब second index को delete करना है, तो what will I do? I will basically move the third index value to the second index and fourth index value to the third index. So let's see how do I do this. I will run the loop from I'll run the loop from, if I run the loop from third index, which is like this position. So if I run the loop from third index and till the fourth index, and I first of all copy the third to fourth, and then fourth index to third index. So this array becomes, in the memory, this array becomes in the memory, this array becomes 10, 20, 30, 40, and 50. So this is my array, and when I remove this block and I shift all the elements from 40 to this position and 50 to this position. So what happens when 40 is copied to this position? This becomes 10, 20, 40, and now 40 is still here. अभी 40 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. अब next step में मैं क्या करता हूँ? मैं 50 को copy करता हूँ, which is like fifth element to the fourth element's position or index. तो 50 basically मेरा convert copy हो जाता है 40 वाली location पे, and 50 अभी भी यहाँ present है. अब उसको remove करने के लिए I either delete it or I change the size of the array. So either I make it null or I change the size of the array. और array का size change करने के लिए I just have to, like, either I can create a new array or I can simply place null at the end of the array, which basically makes the size, this deletes the size of the array. Now let's see how write the code for this. So इसमें हमने क्या किया, हमने I is equal to third index 0, 1, 2, k is equal to 3 था, which is like second index and third element. This is same. So second index और third element हमारा same ही position को point करता है. Now k is equal to second index और third element. तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से थर्ड के आगे वाली पोजीशन से एक लूप चलाना था और उस वाले एलिमेंट को उसकी एक पहले वाली पोजीशन पे कॉपी करते रहना था. मुझे यही करना था, मेरा एलिमेंट अपने आप डिलीट हो जाता. सो मैं क्या करूंगा, मैं k इज इक्वल टू 3 से लेके i इज इक्वल टू 3 से लेके i इज इक्वल टू 5 तक मैं, और 4 तक, सॉरी, i इज इक्वल टू 3 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू 4 तक मैं लूप चलाऊंगा.
और थर्ड को मैं कॉपी करूंगा सेकंड पे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ए ऑफ थर्ड मेरा ए ऑफ 3 माइनस 1 ए सेकेंड पोजिशन पे कॉपी हो जाएगा। नाउ इन नेक्स्ट आइट्रेशन व्हेन आई बिकम्स 4, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन अ टेबुलर फॉर्मेट। जब मेरा आई 3 था तो मेरा ए ऑफ 3, ए ऑफ 2 मेरा ए ऑफ 3 के बराबर बन गया, विच मीन्स मेरा एरे जो बना वो मेरा बन गया 10, 20, 40, 40, 50। ये बन गया मेरा एरे। नाउ व्हेन आई अगेन सर्कल बैक एंड आई बिकम्स 4, अब जब मेरा आई 4 बन गया, नाउ व्हेन द आई इज 4, माई ए ऑफ 3 become is equal to a of fourth value, which means अभी a of 3 पे मेरा ये था। So now my array becomes 10, 20, 40, 50 and 50. So this is my array. If you see right now in my array 30 is vanished. If I see the first 4 elements of the array, 30 is gone. So अभी 30 हमारे array में present नहीं है। So what is happening right now? I simply have to replace this element. इसको मैं null कर देता हूँ और मेरे array की size बन जाएगी 4 और मेरा A में सिर्फ 4 elements copy हो गए हैं। So this is what my removing the element from an array means. In different languages, you may have different syntaxes, but the core logic is always going to be the same. So don't focus on the programming logic, just programming syntax. Focus more on the how to write the code efficiently using an array. Simply, if we are inserting an element in an array, so while inserting an element in an array, if suppose this is an array and I want to insert an element at the third position, I have to first of all shift these elements one step further. So मुझे इस वाले को इस वाले को एक स्टेप, एक नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा, इस वाले को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, देन इस वाले को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा एंड देन इस वाले को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तब एक मेरी ब्लैंक स्पेस बनेगी यहाँ पे, और वो ब्लैंक स्पेस में मैं अपना नया वाला एलिमेंट इंसर्ट करूंगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब एक बार हम समझ लेते हैं कोड, हाउ टू, दिस वाज द कोड हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। लेट्स सी अ कोड टू add an element to an array. So for adding an element to an array, what are we going to do? Suppose मेरे पास ये एक array है, अब इसमें मेरा अभी 10, 20, 40, 50, 60 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और मुझे 30 इंसर्ट करना है at this position, which is like between 20 and 40. So अभी इस array का जो size है वो है 5, but after adding 30 इस array का size जो होगा वो होगा 6. तो मुझे पहले तो एक नया array बनाना पड़ेगा which is of size 6, या फिर अगर वो लिस्ट है या कुछ है तो मुझे सारे एलिमेंट्स को एक एक आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं एक 6 साइज का एरे बनाऊंगा, देन मैं 10 को यहाँ पे कॉपी करूंगा, 20 यहाँ पे, एंड सपोज 40, 50, 60 ये मेरे एलिमेंट्स कॉपी हो गए और ये अभी ब्लैंक है। अब मैं 60 को एक पोजीशन आगे मूव कर देता हूँ तो मेरा एरे बन जाएगा 60 यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस पोजीशन बिकम्स ब्लैंक। बट suppose I don't even delete it, so let the 60 remain here, doesn't matter, it doesn't make a difference. Now in next step I copy 50 to this position, so this statement becomes, this value becomes 50 now. Again in next step I come to a previous position and इसको remove करता हूँ या फिर नहीं भी remove करता हूँ, I copy this element here because that value is going to be overwritten. तो उसको आप delete करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। So ये वाली 40 वैल्यू चाहे यहाँ पे 50 हो या ना हो, जब ये कॉपी होगी तो ये उसको ओवरराइट कर देगा, तो 40 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन जब 40 यहाँ पे कॉपी हुआ तो यहाँ पे जो वैल्यू है अब वो
दैट इज रिडंडेंट नाउ, मतलब यहाँ पे 40 होने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी ऑलरेडी हैव कॉपीड इट टू सम अदर प्लेस। मैं जस्ट फॉर अ सेफर साइड इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक ब्लैंक पोजीशन क्रिएट कर देता हूँ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मेरे एरे में सारे तीनों एलिमेंट्स एक एक स्टेप आगे मूव हो गए और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो गई। अब ये ब्लैंक स्पेस को मैं पॉपुलेट कर सकता हूँ यूजिंग दिस वैल्यू। सो आई विल कॉपी 30 हियर, और ये 30 मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, और ये 30 मेरा एक सही पोजीशन पे अपना इंसर्ट हो गया है। सो दिस पोजीशन इज बेसिकली सेकंड इंडेक्स एंड थर्ड एलिमेंट और थर्ड पोजीशन which is same. So all index value is always position -1. So second index और third element. So मेरा 30 यहाँ पे insert हो गया। ऐसा कोड देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। Let's move to the code. So हमने क्या किया था जब हमने देखा कि हमने end से शुरू किया, because अगर हम starting से शुरू करते तो हम यहाँ से पहले 40 यहाँ कॉपी करते, ये वाला 40 बन जाता, देन यहाँ से अगेन आगे कॉपी करते, देन ये वाला भी 40 बन जाता, और ऐसे ही 40 पूरे एरे में रेप्लिकेट हो जाता, कॉपी हो जाता, रिपीट हो जाता। तो जब हम इंसर्ट करते हैं तब हम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड मूव करते हैं, और जब हम डिलीट करते हैं तब हम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड मूव करते हैं व्हाइल ट्रैवर्सिंग एन एरे। सो दिस इज वेयर द एरे ट्रैवर्सल मेक्स अ डिफरेंस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें किस पोजीशन में किस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना चाहिए। वैसे तो वी कैन एक्चुअली यूज अ टेम्पररी वेरिएबल, अगर हमें मतलब कहीं पे दो पोजीशंस अज्यूम स्वैप करनी है, तरीके बहुत सारे हैं कि हम टेम्पररी वेरिएबल यूज करके फॉरवर्ड टू बैकवर्ड मूव करें, या और हम डिलीट कर दें, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड मूव करें और हम ऐड कर दें, और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड मूव करें और हम डिलीट कर दें। देखते हैं कैसे। सो अज्यूम जो वैल्यू मुझे नेक्स्ट पोजीशन पे कॉपी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू को पहले ही सेव करके रख लूंगा एक टेम्प वेरिएबल में, और उसमें 50 सेव हो गया, तब यहाँ पे 40 सेव कर दिया। देन टेम्प वाली वैल्यू को अपडेट किया मैंने, एक दूसरी टेम्प वैल्यू ली मैंने, उसमें मैंने अपडेट किया 60 को, एंड देन टेम्प 1 को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और टेम्प को मैंने इसमें लाइक ऑलरेडी सेव कर रखा था। देन अगेन टेम्प 1 को मैंने नेक्स्ट वाली पोजीशन की वैल्यू दे दी। तो ऐसे ही मैं टेम्प 1 और टेम्प 2 में स्वैप करते करते मैं कर सकता हूँ। बट आई थिंक इसमें मैं दो एक्स्ट्रा टेम्पररी वेरिएबल्स यूज करूंगा, जो कि एक मेमोरी पे बैगेज होगा, एक एक्स्ट्रा लोड होगा। तो इससे बेटर है कि हम सेम एरे को ही अच्छे से यूनिफॉर्मली उसको स्ट्रक्चर करके ट्रैवर्स करके एक्सेस कर लें, और दैट विल बेसिकली बी वेरी एफिशिएंट फॉर द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब एरे के हमने एरे में चार चीजें देख ली कि हमें कोई भी एलिमेंट अगर गेट करना है तो कैसे करेंगे, ऐड करना है तो कैसे करेंगे, इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, एंड रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। सो दिस इज व्हाट बेसिकली एरे का स्ट्रक्चर है। अब एक बार कंपनी के प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं कि एरेज के क्या क्वेश्चंस हमारे प्लेसमेंट इंटरव्यूज वगैरह में आते हैं। तो एरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे इंटरव्यूज में आते हैं। सबसे पहले तो एरेज के ऊपर हमारे 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स डिपेंड करते हैं, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग टेक्निक्स तो बहुत सारे के होते हैं, बट जो 3 होते हैं वो हमारे सबसे मेन होते हैं। तो आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, एंड देन हीप सॉर्ट। 2 टेक्निक्स और हैं विच आर लाइक बबल, 3 एक्चुअली और हैं, बबल, इंसर्शन एंड सिलेक्शन। ये थोड़े से सिंपल टेक्निक्स हैं, मैं इनको ब्रीफली कवर करूंगा। बट ये जो 3 टेक्निक्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेसमेंट इनटू कंपनीज। अगर कंपनीज में प्लेसमेंट चाहिए और आपको कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, टायर 1 टायर 2 कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक करने हैं, अच्छे पैकेज पे जॉब चाहिए, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इनके 2 तरीके होते हैं बेसिकली, एक आइटरेटिव तरीका होता है, एक रिकर्सिव तरीका होता है। उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर उनको अच्छे से समझ लिया तो हम बेसिकली बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमें आइटरेशन और रिकर्जन का अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। और मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, दे आर नॉट वेरी टफ टॉपिक्स। इट्स जस्ट लाइक कि उनको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद एक छोटा सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम और है
जिसको मैं काउंटिंग सॉर्ट बोलता हूँ, और ये आपको लाइक कई जगहों पे बहुत हेल्प करता है। तो काउंटिंग सॉर्ट को हम एकदम आखिरी में पढ़ेंगे एज अ मिसलेनियस टेक्निक, बट इंटरव्यूज के हिसाब से काउंटिंग सॉर्ट ऑल्सो इज वेरी हेल्पफुल एट मेनी प्लेसेस। सो लेट्स गो थ्रू दी सॉर्टिंग टेक्निक्स वन बाय वन। ओके, सो मैं कॉम्प्लेक्सिटी की मैंने अभी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ रहा हूँ, और कॉम्प्लेक्सिटी की मैं ज़्यादा बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो रीज़न बीइंग क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्सिटी को स्टार्ट करूँगा आफ्टर आई टीच दीज सॉर्टिंग टेक्निक्स। सो आफ्टर टीचिंग द सॉर्टिंग टेक्निक्स, सो बेसिकली व्हेन वी हैव ऑलरेडी रिटन सम कोड, हम थोड़ा कोड लिख चुके होंगे, उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्सिटी उठाऊंगा, सो दैट वट एवर वी हैव रिटन वी कैन एक्चुअली गो थ्रू देम एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉम्प्लेक्सिटी इज in terms of solving problems or going through algorithms. When we are visiting algorithms, then what is exactly complexity? So let's start with a very basic thing right now, which is uh, some questions about arrays. So let me first of all discuss few questions which are very important from the aspect of interviews. So first of all, these are the questions that are very important from the aspect of interviews. मैं इनको एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करूंगा briefly, और उसके बाद probably we'll, if we have time today, then we'll move to the sorting technique also, or maybe we'll cover the sorting technique tomorrow in that case. Okay, so सबसे पहले array के कुछ questions यहाँ पे हैं, जिनको मैं explain कर देता हूँ। इनके साथ मैं कुछ techniques भी explain करूंगा जो कि use होती हैं while traversing an array, while solving the problems related to an array. So if suppose there is an array, array में मुझे maximum और minimum element find करना है. So suppose this is an array 1, 10, 15, 20, 13, 19, 25, or maybe this is it. So इसमें से मुझे maximum और minimum element find करना है. If suppose this is my question, so this is one of the very common questions asked to freshers in interviews, जो basic हमारी service based companies वगैरह होते हैं उनमें ये questions actually पूछे जाते हैं। और इसमें जो ट्रिक होती है, तो आपको अगर मैक्स, कई लोग गलती क्या करते हैं, दे बेसिकली स्टार्ट की पहले एक लूप चलाया i is equal to 0 to n, और उसमें उन्होंने क्या किया, पहले हर एलिमेंट को कंपेयर करते गए दूसरे से, और लाइक एक मैक्स वेरिएबल ले लिया, इसकी मैंने मिनिमम वैल्यू ले ली -999 या फिर इंटीजर डॉट मिन, कुछ भी मैं ले लेता हूँ, मिनिमम वैल्यू लेनी है मुझे, और फिर मैंने क्या किया, मैक्स फाइंड किया कि इफ मैक्स इज मोर देन मैक्स इज लेस देन a ऑफ i, तो मैक्स इज इक्वल टू a ऑफ i। देन अगेन ये मेरा मैक्स फाइंड कर देगा, और सिमिलरली मुझे अगर मिन फाइंड करना है, अगर मुझे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, तो मैं एक मिन वेरिएबल ले लूंगा जिसकी मैं वैल्यू रखूंगा मैक्सिमम जो भी हो सकती है। तो मैक्सिमम जो मिन वैल्यू मेरी है वो होगी मेरी इंटीजर डॉट मैक्सिमम। मिनिमम को बनाया मैंने इंटीजर डॉट मैक्स, और मैक्सिमम को बनाया मैंने इंटीजर डॉट मिन। तो जो मैक्स मतलब कि मैक्स को मैं ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100 या फिर 0 to infinity, मैं मैक्स को, या फिर लाइक -infinity to infinity, मैं -infinity ले रहा हूं। ऐसे समझो कि जो मिनिमम हो सकती है मैंने मैक्स को वो वैल्यू असाइन करी इनिशियली, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो मुझे कंपेयर करनी हो वो उससे तो बड़ी हो ही हो, इसीलिए मैं मैक्स को मिनिमम लेता हूं और मिनिमम को मैक्स वैल्यू लेता हूं। नाउ बेसिकली इफ i is equal to 0 and i is less than then मैक्स को मैं कंपेयर करूंगा a of i से, और जो भी कंपेयर करने के बाद अगर मैक्स मेरा उससे छोटा हुआ, a of i से छोटा हुआ, तो आई असाइन द वैल्यू टू
मैक्स, सो विच मीन्स कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू जो है पूरे आइट्रेशन में मेरी मुझे पता चल जाएगी। तो ये बेसिकली मेरा वन ट्रैवर्सल में ओ एन में हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो इसमें मैं अपना मैक्स का मैक्स वैल्यू निकाल लेता हूँ एक एरे की। सिमिलरली अगर मैंने मिन लिया है तो मैं मिन के लिए भी कोड लिख दूंगा, इफ मिन इज मोर देन ए ऑफ आई, मैं मिन इज इक्वल टू ए ऑफ आई असाइन कर देता हूं। तो यहां पे बेसिकली आई एम असाइनिंग ए ऑफ आई का वैल्यू टू मिनिमम इफ सपोज ए ऑफ आई इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू। अगर कोई वैल्यू है मिनिमम में और ए ऑफ आई उससे भी छोटा है, तो ए ऑफ आई की वैल्यू को मैं मिनिमम में असाइन कर दूंगा, विच बेसिकली कीप्स अ ट्रैक ऑफ द मिनिमम वैल्यू इन एन एरे। सो ये मेरा मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। नाउ इफ सपोज आई हैव टू फाइंड द सम और एवरेज ऑफ एन एरे, आई बेसिकली टेक द लूप अक्रॉस एन एरे एंड मैं सारे एलिमेंट्स का सम करके अपॉन एन करूंगा, that creates the average of an array. Again it is O(n) complexity because we are like traversing it once. अगर मुझे कोई array रिवर्स करना है तो रिवर्स करने का एक प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा थोड़ा एक अप्रोच यूज करता है, विच इज कॉल्ड टू पॉइंटर अप्रोच। तो टू पॉइंटर अप्रोच कुछ नया नहीं है, हम टू पॉइंटर अप्रोच अभी डिटेल में मर्ज सॉर्ट में भी पढ़ेंगे, और टू पॉइंटर अप्रोच यहाँ पे भी एक बार समझ लेते हैं कि होता क्या है। अगर मेरा कोई एरे है 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या करता हूँ, टू पॉइंटर अप्रोच का सिंपल सा एक मतलब होता है कि मैं एक पॉइंटर को स्टार्टिंग में लगा देता हूँ और दूसरे पॉइंटर को एंड में लगा देता हूँ। जो मेरा स्टार्ट का पॉइंटर है वो मेरा 0th इंडेक्स को पॉइंट करता है, और जो मेरा एंड का पॉइंटर है वो मेरा n-1th इंडेक्स को स्वैप करता है, बीइंग साइज ऑफ द एरो अगर मेरा n है तो स्टार्ट वाला मेरा 0 को पॉइंट करेगा, एंड वाला मेरा n-1 को पॉइंट करेगा। अगर मुझे एरे को रिवर्स करना है तो मैं एक स्मार्ट ट्रिक लगाता हूं जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को स्वैप करता है। तो इसकी वैल्यू यहां पे और इसकी वैल्यू यहां पे करता है। यूजुअली हम एरे को जब मुझे कोई वैल्यू स्वैप करनी होती है, जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखते हैं, हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए होता है और वो टेम्परेरी वेरिएबल यूज करके हम वैल्यू स्वैप कर देते हैं, या फिर देयर इज आल्सो अ वे जिसमें हम विदाउट अ वेरिएबल हम मेमोरी में वैल्यूज को स्वैप कर देते हैं। तो इस तरह से हम स्वैप कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इनको यूजिंग एनी ऑफ दोज अप्रोचेस वी फर्स्ट हैव टू स्वैप द वैल्यूज एट द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंटर, and then we have to increment the first pointer which is like start को मुझे next position पे ले जाना है अगर मैंने मुझे end को previous position पे ले जाना है इस वाले प्रॉब्लम में। then again I have to swap these two values, तो मेरा वैल्यू पहले बन गया था 6 and 1 and then 2 3 4 and 5 था। now I will swap these two values, अब मेरा बन जाएगा 6 5 3 4 and 2 1। now I'll swap these two values and this becomes 6 5 4 3 2 1। so ultimately my array is swapped or reversed using two pointers, one at the beginning and one at the last। इसमें भी complexity on ही होती है because we are actually traversing the array only once, or we are not using double loops or something like that। so we are using a single loop only and we are almost traveling array only once। when complexity के साथ we have swapped the array using two pointers और reverse the array using two pointers। this is basically two pointer approach जिसमें हम दो pointers का यूज करते हैं। ऐसे ही दो pointers हम while merging the array भी यूज करते हैं, जो कि हम merge sort में आगे देखेंगे। now searching the element is a simple technique, counting even odd numbers again is like traversing the array and counting the even odd numbers in the array। rotate the array by k, rotate the array by k is a problem जिसमें हम modulo logic use करते हैं। so if suppose I am using an array here, so there are few ways in which basically we can rotate an array। so if suppose I want to rotate an array and I want to make this rotated by two positions, मैं इनको
तो रोटेटिंग का मतलब है कि पहले मेरा 5 और 6 आ जाएगा, देन 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा. सो हाउ कैन वी बेसिकली रोटेट द एरे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो देर इज वन वे. पहला तो ये है कि मैं सारे एलिमेंट्स को अगेन, जितने भी एलिमेंट्स मुझे शिफ्ट करने हैं उनको मैं किसी टेम्पररी स्टोरेज में सेव करूं, और सेव करने के बाद लाइक आई कीप मूविंग देम टू दी कीप मूविंग दीज एलिमेंट्स टू दी फर्दर पोजीशन, और उनको मैं फिर वापस प्रीवियस वाले पोजीशन पे सेव कर दूं. सो विच मेक्स इट लाइक कि 1 2 3 4 मेरे आगे इंक्रीमेंट बढ़ गए पोजीशन में, एंड देन ये दोनों पोजीशंस ब्लैंक कर दी, और 5 और 6 मैंने वहां पे रिस्पेक्टिवली प्लेस कर दिए. तो अगर आप देखो तो बेसिकली 1 2 3 4 एंड देन 5 6, तो मेरा एरे बेसिकली रोटेट हो गया. दिस इज व्हाट रोटेटिंग मीन्स. बट दिस इज अगेन अ टेक्निक कॉल्ड मॉड्यूलो लॉजिक. ये बेसिकली यूजेस आर मॉड्यूलो ऑपरेटर टू basically rotate the array. So in this case what we do is basically we use a trick in which we basically rotate the array in O n complexity. Now coming back to removing duplicates. Duplicates is again in which like we can use to remove the duplicates we can use two pointer technique. So we have to assume a few examples जहाँ पे हम लोग कुछ practice कर लेते हैं, थोड़े examples जहाँ पे हम two pointer techniques use करके we can basically remove the duplicates also from an array, और ये in place sorting भी होगी. तो assume मेरा एक array है 1 2 2 3 then 3 4 4 4 4, ये मेरा array है. Now इसमें से मुझे duplicates remove करने हैं. So basically what I do is I keep my one pointer here and another pointer also here. यहाँ पे मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंटर मेरे यहीं रख लिए हैं P and Q. अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वाले पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता हूँ अगर मेरा वैल्यू डिफरेंट है, और दूसरे को इंक्रीमेंट करता हूँ अगर मेरा वैल्यू सेम है. सो व्हाट डू आई डू इज एंड वो पहले वाले पॉइंटर की पोजीशन से रिप्लेस करता हूँ. लेट मी शो हाउ. पहले मेरा पॉइंटर 1 पे है. अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक पॉइंटर और चाहिए जो मुझे कंपेयर करे नेक्स्ट वाले की पहले से. सो मैं Q को इंक्रीमेंट करता हूँ. Q मेरा यहाँ पे आ गया. 2 मेरा 1 से लाइक डिफरेंट भी है, एंड देन आई अगेन इंक्रीमेंट Q. नाउ 2 मेरा 2 से डिफरेंट नहीं है. सो व्हाट डू आई डू इज आई बेसिकली इंसर्ट दिस वैल्यू एट माई दिस पोजिशन P plus 1 position and increment the value of P here. तो मैं इसको कॉपी करता हूँ P plus 1th पोजिशन पे. लाइक I copy the value of A of Q at A of P plus 1 position. So P को इंक्रीमेंट करके मैं Q की वैल्यू इसमें कॉपी कर देता हूँ, एंड देन आई बेसिकली इंक्रीमेंट P also. P is equal to P plus 1. So and then again I move forward. I see that 3 is not equal to 2. Then again I basically copy 3 at P plus 1 position. So again A of Q becomes A of P plus 1. Again I'll just move forward. Again I see that 3 is again similar to C. I move forward. I don't copy. Then again I go to 4. At position 4 I see that 4 is basically different than the previous. So what do I do is I basically copy the 4 at P plus 1 position. तो मेरा array क्या बन गया है अभी? अभी मेरा array बन रहा है 1 2 3 and then there is this 3 and then 4. तो now अब मेरा, और अभी भी मेरे 4 4 बचे हुए हैं. अभी मेरे 4 4 बचे हुए हैं. अभी मेरा एरे ये बन गया है. अब लाइक मुझे इसको मूव करना, मेरा Q यहाँ पे है और मेरा P यहाँ पे है. अब 4 मेरा प्रीवियस एलिमेंट से डिफरेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, P को इंक्रीमेंट करता हूँ, नेक्स्ट पोजीशन पे लाता हूँ, और जो वैल्यू यहाँ पे थी उसको मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ. तो विच बिकम्स, अब मेरा एरे बन गया. लेट मी क्लियर दिस ऑल.
1 2 3 4 4 4 4। नाउ अगेन मेरा P अब यहाँ पे आ गया और Q मेरा यहाँ पे है। अब मैं Q को इंक्रीमेंट करता हूँ, इट इज अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन। मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, फिर अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन, फिर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ एंड मैं एंड ऑफ द एरे पहुंच जाता हूँ। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इज कि मैं इंक्रीमेंट तभी करता हूँ जब मैं Q को इंक्रीमेंट तभी करता हूँ जब मेरा प्रीवियस एलिमेंट करंट एलिमेंट से डिफरेंट हो, और उसको कॉपी कर देता हूँ P+1 पोजीशन पे। और Q को नहीं, मतलब Q को सिर्फ इंक्रीमेंट करता हूँ और कॉपी नहीं करता हूँ व्हेन पोजीशन एलिमेंट एट Q इज सिमिलर टू द एलिमेंट एट Q-1 पोजीशन। सो लेट्स अगेन अंडरस्टैंड। एक बार छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। वन सो अज्यूम दिस इज द एरे नाउ। सो इसमें मेरा P भी यहाँ पे आया और Q भी यहाँ पे आया। अब P और Q दोनों सेम पोजीशन पे हैं। Q को मैंने इंक्रीमेंट किया, Q यहाँ पे आया। Q अपने प्रीवियस वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट था उससे सेम है, आई विल अगेन इंक्रीमेंटेड। Q यहाँ पे आ गया। अब दिस टाइम Q इज नॉट सिमिलर टू दी एलिमेंट जो Q-1 पोजीशन पे, तो बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 1, जो मेरा सेकंड एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है, और जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट है, दे आर डिफरेंट नाउ। सो एंड Q की वैल्यू मेरी 2 है, तो Q मेरा अभी यहाँ पे सेकंड एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है और Q-1 मेरा फर्स्ट पे पॉइंट कर रहा है। Q-1 मेरा फर्स्ट वाले इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। नाउ if suppose Q and Q-1 are not same, then we basically copy the qth element at P+1 position। हम P को इंक्रीमेंट करते हैं एंड हम उसमें एलिमेंट कॉपी करते हैं Q वाला। सो qth एलिमेंट मेरा P+1 में कॉपी हो गया और बेसिकली P को हम P+1 असाइन कर देते हैं। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट अगेन मैं Q को इंक्रीमेंट करता हूँ, यहाँ पे आ गया, 2 और 2 मेरा सेम है, मैं फिर से ब्लाइंडली इंक्रीमेंट कर दूंगा विदाउट एनी कॉपी। अभी मेरा P यहाँ पे आ चुका है और ये मेरा 2 कॉपी यहाँ पे हो गया है और P मेरा यहाँ पे आ चुका है। सो Q मेरा नेक्स्ट पे जाएगा फिर से। अब Q यहाँ पे आया तो 3 and 2 दे आर बेसिकली डिफरेंट। सो दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगेन वी आर गोइंग टू कॉपी Q एट P+1 पोजीशन। सो we will increment P at the now P points here. We'll make this value as 3. We'll make the third value as 3. And then we basically move the Q to the next position. So ऐसे करके मैं Q को एक एक पोजीशन आगे बढ़ाता जाऊंगा जब तक वो सेम है, और अगर वो प्रीवियस वाले एलिमेंट से डिफरेंट है तो मैं उसको P+1 पोजीशन पे कॉपी भी कर दूंगा। सो व्हाट आई बेसिकली डू इज आई यूज इफ Q, I basically run the element for I is equal to 0 and I is less than n I plus plus, मेरा P is equal to 0 and Q is equal to 0 in the beginning, दोनों मेरे स्टार पे पॉइंट कर रहे थे। Now if Q is basically equal to 1 right now, और मे बी इनको मैं -1 ले लेता हूँ स्टार्टिंग में। Okay, now if Q is not equal to Q-1, so Q should be -1 and P should be, I think it can be -1 also, it can be 1 also, but Q I think should be 1। हाँ ठीक है। So if suppose
q is not equal to this thing, q is not equal to q minus 1, a of q, sorry, is not equal to a of q minus 1. There is no blank space here. A of q is not equal to a of q minus 1. In that case, I basically copy the qth element at p plus 1 position. तो मैं क्या करता हूं, मैं a of p plus 1 में array of q असाइन कर देता हूं एंड p की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता हूं. तो मेरा p नेक्स्ट पोजीशन पे पॉइंट करता है और मेरा q का वैल्यू p में कॉपी हो जाता है. एंड q को मैं हमेशा पॉइंट करता ही करता हूं हर केस में. सो दिस इज माई कोड बेसिकली फॉर रिमूविंग डुप्लीकेट सॉर्टेड एरे. इफ यू आर मर्जिंग टू सॉर्टेड एरेज, उसका भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली लॉजिक डिस्कस कर लेता हूं. सो दिस वाज द कोड फॉर रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे. तो इस केस में मेरा जो स्टार्टिंग के एन एलिमेंट्स आते हैं जहां पे 0 से लेके p तक, तो 0 से लेके p तक मेरा एलिमेंट जो है, it basically covers the array and rest are repeated elements. So we can simply remove them from the array and we can count this 0 to p ka array as only the unique elements of the array. Now, and this happens to be in complexity on only right now. Now let's go to another array, other problem, which is like merging two sorted arrays. So let me first of all use a blank screen. I think that is very important. So if we are merging two sorted arrays, इसको हम merge sort में भी use करेंगे इस वाले logic को, but this is a very common problem which comes in different companies. So जब भी we are merging two sorted arrays, अगर हम दो sorted arrays को merge कर रहे हैं, तो assume my array is 1, 2, 5, 8 and then another array is 6, 7, 4. So इसमें हमें दो चीजें देखनी है. पहला तो कि इन दोनों एरेज को सॉर्ट करने के लिए व्हाट इज द टेक्निक दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ. सो आई बेसिकली एक बहुत कॉमन टेक्निक है. आई मीन वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट एन एरे यूजिंग एनी ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. तो अज्यूम कि इन दोनों को मैं कंबाइन करके एक नया एरे बना दूं और फिर उसको सॉर्ट कर दूं, वो भी एरे सॉर्ट कर देगा. बट सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा होगी एटलीस्ट ओ एन लॉग एन, जो कि हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या फिर वो ओ एन स्क्वायर भी हो सकती है और वो लाइक इट कैन इंक्रीज. तो बट एक अगर मैं बोलूं कि एक सिंपल ट्रैवर्सल में एरे को सॉर्ट करना है, तो इट कैन बी डन यूजिंग टू पॉइंटर अप्रोच. सो अगेन मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, दूसरा पॉइंटर मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्यू पे. एंड नाउ आई क्रिएट अ न्यू एरे. अब आई कंपेयर द एलिमेंट्स in both the arrays. Suppose this is an array A1 and this is an array A2. A1 array में P पॉइंटर लगाया 0 पोजीशन पे, A2 array में Q लगाया 0 पोजीशन पे. अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करता हूं. सो आई बेसिकली कंपेयर द वैल्यूज ऑफ A1 ऑफ P एंड A2 ऑफ Q, which is like this position and this position. इसमें से जो भी एलिमेंट छोटा होता है, मैं उसको प्लेस कर देता हूं एक नए एरे में. अज्यूम मेरे पास एक नया एरे है और मैं उसमें प्लेस करता हूं. तो आई प्लेस दिस पोजीशन हियर एंड आई जो एरे से मैं वैल्यू रिमूव करता हूं या प्लेस करता हूं न्यू एरे में, उस एरे के पॉइंटर को मैं इंक्रीमेंट कर देता हूं. सो आई बेसिकली इंक्रीमेंट दी पी पॉइंटर एंड माई पी पॉइंटर प्लेसेस एट 2 नाउ. 1 को मैंने इसमें कॉपी कर दिया न्यू एरे में और p पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया. सो व्हाट डू आई राइट इन कोड नाउ? इफ a1p is less than a2q, I basically copy a1p. सपोज मेरा आउटपुट एरे है एक, मैं आउटपुट ऑफ एंड एक k इज इक्वल टू 0 मेरा इंडेक्स है. आउटपुट ऑफ k बेसिकली मेरा
A1 ऑफ P एंड K का मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ. So this is what happens when I copy the element from A1 into output array. Now, if suppose I compare 2 and 6 now, because Q is still at 6, Q hasn't increased or incremented. So मैं 2 और 6 को compare करता हूँ. Now, as I see 2 is again smaller, तो मैं 2 को copy करता हूँ और मैं फिर से P को increase करता हूँ. So again, A1P was less than A2Q. मैंने output में A1P को copy किया. This is output array. मैंने इसमें और K को मैंने प्लस प्लस किया और मैंने P को भी प्लस प्लस किया. सॉरी, मैंने P को भी प्लस प्लस किया. P is like the index of the first array or pointer of the first array. Okay. Similarly, 5 पे आ गया. 5 and 6 again I copy 5 and P को increase किया, तो मेरा P अब यहां से यहां पे आ गया और Q अभी भी मेरा 6 पर ही. नाउ आई कंपेयर 8 एंड 6. 8 और 6 को कंपेयर किया तो 8 और 6 में मेरा 6 छोटा है. सो विच बेसिकली मीन्स कि दिस इज द टाइम व्हेन Q विल इंक्रीज एंड 6 विल गेट प्लेस्ड इन द आउटपुट एरे. सो अब मेरा 6 प्लेस हो गया यहाँ पे. और इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कोड का एक और पार्ट लिखूंगा. इफ A2Q is less than A1P, then output of K is equal to A2 का P and K plus plus and Q plus plus in the end. तो मैं बेसिकली K और Q को इंक्रीमेंट करूंगा इस बार, rather than only rather than K और P, मैं K और Q को इंक्रीमेंट करूंगा बिकॉज मैंने A2 वाले एरे से उठा के एलिमेंट इसमें डाला है, एज A2 वाला जो एलिमेंट था वो इससे छोटा था. अब नेक्स्ट अगेन मैं मूव करता हूं. आई मूव टू नेक्स्ट पोजीशन. आई मूव Q टू द नेक्स्ट पोजीशन नाउ बिकॉज यहाँ पे Q प्लस प्लस है, यहाँ पे P प्लस प्लस था जब A1 छोटा था, और जब A2 छोटा होता है तो Q प्लस प्लस है. अब मैं नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया और यहाँ पे 7 और 8 को कंपेयर किया. अगेन आई कॉपी 7 और मेरा Q नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा. अब 4 पे आ गया. 4 को मैंने कंपेयर किया इससे 8 से, यहाँ पे कॉपी होगा. सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस बोथ एरेज हैव टू बी सॉर्टेड. सो यहाँ पे मैं 9 अज्यूम कर लेता हूँ. सो अगेन 9 और 8 को कंपेयर किया तो यहाँ पे मेरा 8 कॉपी हो गया एंड P एक्चुअली हैज रीच्ड द एंड ऑफ द फर्स्ट एरे. सो P मेरा एग्जॉस्ट हो चुका है. अब जो एलिमेंट बचे हैं उनको मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूं. सपोज यहाँ पे 9 के बाद 10 भी होता तो मैं 9 और 10 को मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देता. 9 एंड 10. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इसमें जो भी एलिमेंट्स मेरे पेंडिंग है उनको मैं आगे कॉपी कर देता हूं एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ द मर्जिंग ऑफ टू एरेज, टू सॉर्टेड एरेज. नाउ हमने इसमें दो पॉइंटर्स यूज किए, P एंड Q, एंड P एंड Q बेसिकली like create the output array. Okay, so moving to the end of the like today's lecture now. So there is one more question like moving all zeros to end. When suppose this is similar to sorting the array. So इसमें भी हमें like जो टेक्निक हमने इसमें लगाई थी, remove duplicates. Similarly, like we can keep track of whether the element is 0 or 1 or whether the element is different than the previous one. So हम एक P को maintain कर सकते हैं starting से और दूसरे pointer को use कर सकते हैं for comparison. I'll just request कि आप इसको और इसको एक बार घर पे try करें और कल की क्लास में comment section में you can ask them if there is any doubt. So these are the few questions जो array के sort से थोड़ा सा important है. ये freshers के लिए service based, product based companies में थोड़ा सा पूछे जाते हैं. ऐसे ही क्वेश्चंस हम कल फिर से स्टार्ट करेंगे और लेट्स कंटिन्यू टुगेदर टुमारो. थैंक यू.